नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज मंच। सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाए, जब सर पर सवार हो जाए, तो आदमी किसी कुछ नहीं समझता है। और उसी का नतीजा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और जिले जिले में जो सत्र न्यायालय हैं वहां तक नजर आता है। अब हालात ये हो चले हैं कि भाजपा के जो भी नेता ये एहसास करते हैं कि वो बड़े हैं, तो सबसे पहले किसको गरियाते हैं? वो जज पे ही टूट पड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे कोई आलोचना कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, वो चढ़ाई कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जज उनके गार्डन में बागवानी करने वाला माली है, पानी नहीं डालेगा तो उसको धूप में खड़ा कर देंगे। उस टाइप का व्यवहार जजों के साथ ये कर रहे हैं। अब इसी साथ सोचिए कि अगर इस दौर में कोई बहुत मजबूत रीढ़ वाला जज ना हो तो क्या करेगा? इनके सामने समझौता कर लेगा, झुक जाएगा। रीढ़ वाला होगा तो इनको मुर्गा बना के पीठ पे 5 ईंटा रखवा देगा, लेकिन वैसा कोई मिल ही नहीं रहा है, नहीं तो तत्काल मुर्गा बना दे। मोदी के डिप्टी सीएम, भाई आज की तारीख में मैं तो पन्ना प्रमुख भी मोदी का ही कहता हूं, मोदी के पन्ना प्रमुख। बीजेपी है ही नहीं है, अब मोदी ही मोदी है। मोदी के डिप्टी सीएम के खिलाफ नीतीश कुमार को चिट्ठी मिली है। उस नीतीश कुमार को ये बताने में खुद भी अपने ऊपर हमको हंसी आती है कि नीतीश कुमार को चिट्ठी मिली है। जो नीतीश कुमार चिट्ठी पढ़ने के लिए भी वही भाजपा को बुला लेगा कि भैया ये जब पढ़ के सुना दो। तो नीतीश कुमार को चिट्ठी मिली है मोदी के डिप्टी सीएम के खिलाफ। नितिन नवीन नए नवेले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पटना पहुंचे, पटना पहुंचते ही फंस गए। अब ये टॉप लेवल की मैं बात कर रहा हूं, भाई नड्डा को रिप्लेस करने जा रहे हैं, जेपी नड्डा को, नितिन नवीन। अभी आपको दिखाता हूं कैसे उनका कैसा स्वागत हुआ है और किससे स्वागत करवाया गया है। अब कुल मिला जुला करके माफी की मांग हो रही है। माफी मांग कर क्या सावरकर की नाक ऊंची करेंगे ये लोग? अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करेंगे। कम से कम अपना भी नाम दर्ज करवा लें उस लिस्ट में माफी मांगने वाले। खैर, हेमंत भाई को ले आइए, जरा खबर बताएं। हम सीधा खबर पे आए। स्वागत हेमंत भाई। हेडलाइन भैया चला दीजिए जरा, फटाफट लाइए हेडलाइन। विजय सिन्हा कंट्रोवर्सी, जज पर टिप्पणी कर बुरे फंसे बिहार के डिप्टी सीएम, राजभवन तक पहुंची शिकायत। आगे बढ़िए, नेक्स्ट नेक्स्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जज टिप्पणी पर गहराया विवाद, घेरे में सरकार। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जज पर, ये लॉ ट्रेंड की हेडलाइन है, जज पर मंत्री की टिप्पणी से विवाद, बिहार न्यायिक सेवा संघ ने कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर यह सीधा हमला है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जिस संघ की भी बात थी, उस संघ के सचिव अनिल कुमार सिंह हैं, उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश को चिट्ठी लिख करके हस्तक्षेप का जो है आग्रह किया है। और ये हेडलाइन लिखती है भास्कर की कि जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर सिन्हा माफी मांगे। एनबीटी, जज पर टिप्पणी कर फंसे बिहार के उप मुख्यमंत्री, बीजेएसए पहुंचा राज्यपाल के पास, सीएम नीतीश को भी लिखी चिट्ठी। ये सचिव हैं, इन्होंने लिखा है, बिहार न्यायिक सेवा संघ के सचिव अनिल कुमार सिंह, इन्होंने लिखा है कि इनको तत्काल जो है रोका जाए, माफी मांगे ये। और ये जो है विजय कुमार सिन्हा एक न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। अब पूरी कहानी आगे समझेंगे, तो समझने के लिए पहले आपको सुनना पड़ेगा विजय कुमार सिन्हा को। सुनवा दीजिए क्या बोला था, सुनिए जरा। डीएम साहब, आपने कोर्ट में भी दाखिल किया है? नहीं, उस जज के बारे में भी लिखिए कि वो जज ने माननीय न्यायालय में इतना जल्दी कैसे, चीफ जस्टिस के पास भी उसकी डिटेल जानी चाहिए। आप एडवोकेट जनरल से प्रधान सचिव बात करेंगे कि इतना जल्दी हड़बड़ी में जजमेंट कैसे आया, क्या इंटरेस्ट था? ऊपर से कोई अवतरित होकर नहीं आ रहे हैं। गलत करेंगे तो कोई भी रहेंगे
उन पर प्रश्न उठेगा, उनकी समीक्षा होगी। जाइए, और कौन है? कांटी। सुना आपने ध्यान से? उन गलत कोई करेगा, सवाल उठेगा, कार्रवाई होगी। अवतरित होके ऊपर से कोई नहीं आया है। अवतरित तो सिर्फ एक का आया है, जो कुछ भी करे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। बाकी इनको दिक्कत क्या थी जज के फैसले से कि इतने जल्दी फैसला कैसे दे दिया। अब ये पता है मुझे, जो इस पर इसमें भाव नजर आया वो ये है कि अब ये भाजपाई ये चाहने लगे हैं कि फैसला जब तक ये ना बोले तब तक ना आए कोई भी फैसला। जल्दी हो देर हो उस पर नहीं बोले कि 5 महीने राहुल गांधी की जो अभी चार्जशीट जो खारिज की गई, डस्टबिन में डाला गया, वो 5 महीने रिजर्व फैसला क्यों था? क्या फैसले में ब्याज लग रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा था? क्यों था? 5 महीने रिजर्व था। अभी उन्नाव की जो पीड़िता है उसका जो ये फैसला आया है, ये कितने दिन रिजर्व था? क्या था इसमें? इतने दिन रिजर्व क्यों था फैसला? सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला क्यों सुरक्षित था? हम हर चीज ये चाहते हैं कि इनके मुताबिक हो। हाँ, दे दो फैसला, रोक लो फैसला, वैसे हो। मैं नितिन नवीन पे आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, इस सवाल के बाद अगला पार्ट नितिन नवीन पर। हेमंत भाई, ये जुडिशरी अब तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हम ये खबर लेके ही इसलिए आ रहे हैं कि कल से हम जुडिशरी पे कर रहे हैं ना, हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया। अरावली से लेकर के उन्नाव पीड़िता तक का मामला है। उस समय ये कोढ़ में खाज हमको तो नजर आ रहा है, हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। कई बार आशीष भाई मुझे ना आपके जो ये स्टाइल है, जो ये आप लिखते हो, क्या लिख रहे हो आप बताओ? मोदी के डिप्टी सीएम के खिलाफ नीतीश के पास पहुंची चिट्ठी। नीतीश कौन है? जो हिजाब खींच लेता है, जो हिजाब खींच लेता है एक महिला का, चिट्ठी भी उसको लिखवा रहे हो आप, और फिर कह रहे हो न्यायपालिका। अरे भाई कमाल कर देते हो आशीष भाई, कुछ तो रहम कर लो यार, कुछ तो रहम करो। एक उप मुख्यमंत्री ने एक लोअर कोर्ट के जज को, सेशन जज को कह दिया लोअर कोर्ट के, तो क्या हो गया? हरियाणा में एक यशस्वी थे, याद है आपको, जो आजकल केंद्र में बड़े भारी मंत्री हैं, बड़े बड़े महकमों के। उन्होंने हाईकोर्ट जज के बारे में सार्वजनिक कार्यक्रम में पता है क्या कहा था आपको? सार्वजनिक कार्यक्रम में बोला बाकियों के दिमाग तो ठीक हो गए, एक का रहता है, इसका भी कर देंगे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा था भाई ने। यहां तो आपके मैं साधुवाद देता हूं कि आपने एक खबर निकाली कि एससीबी जो ये अपने जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज जो है बीजेएस से, उन्होंने कम से कम चिट्ठी तो लिखने का मेहनत कर दी। हरियाणा में तो हाईकोर्ट वालों ने वो भी नहीं किया था, याद है आपको? किया था, कोई चिट्ठी नहीं गई थी, और कहा कि एक का रहता है, इसका भी दिमाग ठीक कर देंगे। नौकरियों का मामला था, केसेस पेंडिंग थे, उस तरीके से। तो आपने जो लिख दिया कि चिट्ठी पहुंची नीतीश के पास। नीतीश के खिलाफ चिट्ठी पता है किसने लिखी अभी 3 दिन पहले? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। मैं वो चिट्ठी दिखा देता हूँ, इस कार्यक्रम में दिखा दूंगा। नहीं, आप चिट्ठी दिखाओ चाहे मत दिखाओ, मैं आपसे कह रहा हूं आप ये लिख क्या रहे हो? अरे भाई कुछ रहम कर लो सिस्टम पे। बड़े मुश्किल से उनको 100वें साल में तपस्या में पूरा प्रतिफल मिला है जाकर के इस देश को बर्बाद करने का। आप लेते हो रोज एक मुद्दा उठा के खड़े हो जाते हो, ये कोई तरीका है क्या? क्रिसमस का दिन आप मौज कीजिए उनकी तरह। आप ये बताइए भाई, हम भी कहेंगे कि हमको भी आज की तारीख में आपको देशभक्त बनना है, आपको अपनी मूर्तियां लगवानी है, तो माफी मांगो, माफी वीर बन जाओ। बस पोर्ट ब्लेयर में लगेगी सीधी आपकी, उससे नीचे नहीं लगेगी। जाइए। तो आपने फिर कहा कि कैसा फैसला? राहुल गांधी का मानहानि का केस याद है आपको? किसने किया था? एक वर्कर ने अपने ही केस, उसका सेशन में चल रहा था ट्रायल मानहानि का, वो भाई खुद ही हाईकोर्ट में जाकर के अपना ही केस स्टे करवा लाया, प्रोसीडिंग। ठीक, सरकार को जरूरत पड़ी तो वो स्टे हटवा लाया, हाईकोर्ट से स्टे हटवा लाया। वो फिर केस बिजली की गति से चल पड़ा और राहुल गांधी को 2 साल की सजा करवा दी। तो आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा क्या? उसके बाद कुलदीप सेंगर का आपने कल देख लिया। क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? एक वकील, मध्य प्रदेश का एक मंत्री था शाह, उसने इस देश की कर्नल बेटी को क्या कहा? आतंकवादियों की बहन। एक जज साहब थे आप जैसे ही कहूंगा मैं उनको, उन्होंने सुओ मोटो केस ले लिया। उनकी बदली कहां हुई? उनकी सीनियरिटी कहां गई? हाईकोर्ट के जज की बदली कौन करता है? कॉलेजियम करता है ना, सुप्रीम कोर्ट का, या कोई और करता है?
अभी पहले पिछले शो में आपने फिर एक वही गड़बड़ की थी, आपकी कितनी गड़बड़े गिनवाऊं मैं? आपने कहा राजस्थान में अडानी का ये कर दिया। अरे भाई, अडानी राष्ट्र सेठ है, उसके खिलाफ अगर आप फैसला दोगे, उसकी जांच के आदेश दोगे, तो बदली मेरी होगी क्या, उसी की होगी? होगी, सेम डे हुई। नहीं, सारा डिस्ट्रिक्ट गिनाओ को पूरा, मैं तो माफी मांग के अपनी मूर्ति लगवाऊंगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, आप बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज राजस्थान सरकार को बता रहा है कि साहब आपको इतने पैसों का चूना लगा दिया, अडानी पे जुर्माना कर दिया, जांच के आदेश दे दिए। माननीय उच्च न्यायपालिका जो हाईकोर्ट था, सरकार ने उस आदमी की बदली रिकमेंड की, कॉलेजियम ने उसको अप्रूव कर दिया, सेम डे ट्रांसफर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? मंत्री शाह, जिसने सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया, उसको तो आपके जो बड़े वाले माननीय दिल्ली बैठते हैं, उन्होंने तो उसको कर दिया, जो भी वर्बल डायरिया करके, जो भी गुस्सा गासा करके और करके सारा मामला ठीक कर दिया। वो जज साहब कहां है आजकल? उनकी सीनियरिटी का क्या हुआ? आप एक छोटे से बिहार के डीजे की बात लेके चल पड़े। एक डिप्टी, अरे भैया डिप्टी सीएम किस लिए बनाया? उसको मोदी जी का परचम फैलाना है कि नहीं ग्रास रूट तक? उसको ये बताना है कि नहीं कि डिप्टी सीएम मैं हूं, जुडिशरी कुछ नहीं होती? जब एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर हाईकोर्ट जज के बारे में कह सकता है, फिर आप क्या कर लेंगे बताइए मुझे? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एक सही काम करने वाले जज को ट्रांसफर ऐसे कोर्ट में कर देता है जहां उसकी बेचारे की सीनियरिटी भी नहीं बचेगी, अदरवाइज वो चीफ जस्टिस बन जाता। आप कौन से न्याय की बात कर रहे हो? कौन सी पालिका की बात कर रहे हो? बोला डिप्टी सीएम। भाई साहब, डिप्टी सीएम उसको नॉन बायोलॉजिकल ने बनाया है, उसका एजेंडा उसको पूरा करना है, वही बताएगा कि फैसला कब करना है। इतना जल्दी कैसे कर दिया? सोचिएगा कभी इतिहास में, आप तो पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समझते हैं चीजों को। क्या कह रहा है डिप्टी सीएम? तो चलो कुपड़ हो सकता है, कोई बात नहीं, उसके साथ जो अधिकारी बैठा है वो कह रहा है कि सर हम एजी साहब से बात करेंगे। एजी, एजी बॉस लगा हुआ है क्या जज का? आपको पता है एजी इज एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट का नॉमिनेट। क्या करेगा एजी? कहेगा ये मामला तो चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट का मामला चीफ जस्टिस को पता होना चाहिए। ऐसी दुर्दांत प्रतिभाएं डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आप उसको सेलिब्रेट करने की बजाय उस पर सवाल खड़े कर देते। बताइए, ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, माफ कीजिए। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको इनके साथ चलना पड़ेगा। अब इन चीजों के लिए तैयार रहा कीजिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पूरी दुनिया का एक इतिहास बता दीजिए, आप तो सारा दिन रिसर्च करते हैं। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उसकी सदस्यता चली जाए संसद की, मानहानि के केस में पूरे 2 साल की सजा होकर के, बता दीजिए दूसरा उदाहरण। तो यही तय करेंगे ना भाई। पिछले शो में आपके डिस्ट्रिक्ट जज की बदली होगी, भाई साहब ये हाईकोर्ट जज की बदली होगी, आप बात कर रहे हो, हु वाज टू बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सम हाईकोर्ट। आप समझिए चीज को, ये देश को मानसिक तौर पर तैयार कर रहे हैं, और ये चीजें वैसे नहीं कहते, ये लोगों को धीरे धीरे मानसिक तौर पर तैयार कर रहे हैं और लोग उसको स्वीकार करने लगे। जो मैंने आपको उदाहरण दिया ना हाईकोर्ट जज का, वो भर्तियों का मामला था और किसी भर्ती पे स्टे हो रखा था, तो लोग गए यशस्वी के पास। मोदी जी के बहुत परम प्रिय है, एक दरी पे सोते थे, एक बाइक पे घूमते थे टाइप। तो उसको जाके कहा कि सर ऐसे ऐसे, कहता बाकी सब का इलाज हो गया, एक का रहता है, इसका भी करेंगे दिमाग ठीक। हाईकोर्ट जज को कह रहा था। आपको समझना पड़ेगा, ये जो 3 दिन पहले भागवत ने कहा ना कि संविधान कुछ भी कहता रहे, हम तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं, तो उस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है? उसमें हिंदुओं का भला होना है क्या? इस देश के बहुत बड़ा एक कुपड़ वर्ग है जो ये मान रहा है कि हिंदू राष्ट्र तुम्हारा बहुत परचम फहरा। नो नो नो, कुछ तुम्हारा कुछ नहीं है भैया। फिर वो अपने हिसाब से मनुस्मृति को चलाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे सब कुछ। और ये जो कुपड़ जो है क्रिसमस के दिन वहां नारे लगाते फिर रहे चर्चों के सामने, जो इनके सुप्रीम लीडर हैं वो तो चर्च में जाकर के हाथ जोड़े खड़े प्रार्थना के अंदर, सुबह सुबह फोटो ट्वीट कर मारे, और ये नारे लगा रहे हनुमान मंदिर के सामने। हनुमान जी कभी चाहेंगे क्या कि चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाए? सोचिए आप, ये नया भारत है शीश भाई। 25 तारीख को पढ़ना है, फिर क्रिसमस को, फिर क्रिश्चियन को, पादरियों को मंदिर में बुला करके उनसे वो भी अपनी आराधना कर ले, ऐसा कल्चर भी बना। नहीं नहीं, वो अगला कार्यक्रम है, वो आगे करेंगे, उनके अंदर भी जाके घुसेंगे। मौलवी को आप परमिशन दो कि वो मंदिर में आके नमाज पढ़ सके, हालांकि वो करेगा ही नहीं, लेकिन वो पढ़े। अब आप केवल एक चीज मान लीजिए आशीष भाई, जो आज दुनिया में हमारे साथ हो रहा है, जो आप परसों चर्चा कर रहे थे शो में, वो वैसे ही हो रहा है क्या? क्रिसमस कितना प्यारा त्योहार है, और सब जगह जाके इन्होंने जो गदर मचाया है,
जो इस बार हुआ है ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। इस बार तो बिल्कुल सारी सीमाएं लांघ दी। तो आप इस पूरे इकोसिस्टम को समझ लीजिए नीचे से ऊपर तक। जुडिशरी उसके अछूत नहीं है, जुडिशरी उससे बाहर नहीं, जुडिशरी को उसके अम्ब्रेला के नीचे ला रही है, धीरे धीरे उनको मानसिक तौर पर तैयार कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप एक केस बताइए मुझे कि आप अपना केस लड़ रहे हैं मानहानि का, अपने ही ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं और अपने केस पे स्टे करवा लेते हैं, और फिर वो स्टे वैकेट करा लेते हैं, और फिर अपनी मनमाफी की सजा करा लेते हैं। तो डिप्टी सीएम ने क्या गलत कहा? उसने बस इतना ही तो क्या, कैमरे पे बोल दिया, कैमरे पे तो बोल दिया। आप उसको दिल पे ले गए, आप उसको दिल पे लेके बैठे हो। ठीक है, हम अब मान ये लिया। मैं आपको आशीष भाई कह रहा हूं कि ये आपने कैमरे पे देख लिया, आप केवल उस बात से डरो जिस दिन आप कैमरे के पीछे की चीज आपको पता लगी, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आपको ये पता लगेगा जज कैसे बदले जाते हैं, नहीं, कैमरे कैसे। पीछे की तो पता है हमें, आपको तो पता है, लेकिन अब उसके लिए एविडेंस नहीं है, मतलब हमारे पास वो कि हम उसको दिखा दें कि क्या चल रहा है। अब एग्जैक्टली। कोई कोई आप कहीं पर कोई न्याय का मंदिर वंदिर नहीं है। अब मतलब आप समझिए ना, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सामने और चर्च के सामने हुड़दंगी है, वैसे ही हर जगह न्याय के मंदिर में भी हुड़दंगियों का जो है वो है, खौफ है। और वो हुड़दंगी कौन है? ये विजय सिन्हा हुड़दंगी ही तो है। डिप्टी सीएम तो लिखा है, जो व्यक्ति इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ मेरे मन को नहीं भाया तो वह व्यक्ति हुड़दंगी ही तो है। ये व्यक्ति चुनाव में, आपको मैं कुछ चीजें याद दिला दूं, विजय सिन्हा चुनाव में यही व्यक्ति था जो मां बहन की गालियां दे रहा था एक गांव में, जिस गांव में विरोध हो गया था। यही व्यक्ति था जो कह रहा था कि ये गनर किस काम का है जो फायरिंग नहीं करता, मेरे कहने पे फायरिंग कर दे। यही था। जज उज लोग सावधान रहे जाने में, क्योंकि गनर फायरिंग नहीं करता, इस पे बहुत नाराज थे। हो सकता तो अब फिर से सरकार आ गई, डिप्टी सीएम अब कहीं के कहने फायरिंग करने लगे गनर। यही व्यक्ति, ये जिस दिन यहां से जीत उत करके और डिप्टी सीएम बन के पहुंचे हैं अपने इलाके में, उस दिन का विजुअल आपने देखा होगा। जो चाहे वो सर्च कर ले, वो दनादन फायरिंग हुई है काफिले में। उस फायरिंग के पीछे की अलग कहानी बताई गई कि सम्राट चौधरी को होम मिला, इसलिए जानबूझ के फायरिंग करवाया कि देखो हम फायरिंग करवाते हैं, क्या कर लोगे तुम। मतलब बेसिकली सम्राट चौधरी को करने के लिए कि सम्राट चौधरी ने कहा कि हम कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, हालांकि सम्राट चौधरी पर नरसंहार का केस है, वो व्यक्ति गृह मंत्री है। आप कल्पना करिए बस। आशीष भाई, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का समय और दीजिए, आज लो क्रिसमस का भैया, दिन है। ये लो। जो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका, इसको होली का वो मानते थे हम सब, होली का, ये हम्म, पवित्र गाय है, इस पे कुछ नहीं। थोड़ा सा मैं आपको 1-2 मिनट का समय दीजिए मुझे, मैं इसका एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं। आप तो उस बात को दिल पे ले गए कि डिप्टी सीएम ने न्यायपालिका के और जज के बारे में ये बोल दिया। थोड़ा सा देखिए इसको। आप पिछले 2 दिन से भूखे प्यासे रोटी छोड़ करके क्या कर रहे हो? कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में न्यायपालिका का डिस्कशन कर रहे हो 2 दिन से। राम रहीम का जिक्र मैंने पिछले शो में किया। हाथरस की बेटी का अशर आपने देख लिया। रेलूराम पुनिया हत्याकांड के देखा आपने क्या हुआ उसकी, पहले फांसी, फांसी से उम्र कैद और अब रिहा। ठीक। किस तरीके से जो ये दुष्कर्मी है, इनका फूलमालाओं से स्वागत कितनी बार देखोगे आप, कितनी बार देख चुके हो? विवाह की सार्थकता को कौन समाप्त कर रहा है? लिव इन को किस तरीके से सुप्रीम मान्यता मिल रही है? न्यायाधीशों को ऑनर किलिंग को क्षेत्र विशेष और जाति विशेष से जोड़ते हुए आपने देखा, कितनी बार देखा कि क्षेत्र विशेष का वो हो रहा है। लिव इन जैसी वाहियात जो पश्चिमी प्रथाएं थी, उनको मान्यता देते हुए आपने देखा किस तरीके से। कोई न्यायाधीश कपड़ों के भीतर की गई छेड़छाड़ को अपराध नहीं मानता, ये भी देखा आपने, हमने इस पर डिस्कशन किया था। कोई न्याय की कुर्सी पर इतनी बेशर्मी से बैठा रहता है, कुछ भी चलता रहता है, सामने कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेंगर की जिस उसने पीठ ने सजा सस्पेंड की है, उस पर कोई कार्रवाई होगी क्या? वैसे वैसे कितने और भी ऐसे हैं, कैसी कैसी टिप्पणियां कर चुके हैं बड़ी पदों पर बैठते हुए। किस प्रकार पुलिस पीड़िता के पिता को हिरासत में मरने देती, इसी पीड़िता की बात कर रहा हूं, उन्नाव वाली की। कितने दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है। जो ये रेलूराम का जो परिवार था जिसका हत्याकांड मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको पता है उसके 3 बच्चे, एक 4 साल का था, एक 2 साल का था और एक 45 दिन का बच्चा था। कैसा दृश्य होगा वो, कितनी क्रूरता रही होगी उसके अंदर। और उनको आप रिहा कर दिया, फांसी की सजा से उम्र कैद, उम्र से रिहा। बाबा राम रहीम, कुछ बताने की जरूरत है मुझे क्या?
फिर ये जुडिशरी कहती है कि हमारी अवमानना करते हो। आपके मान की हम तो चिंता करें और आप अपने मान की कोई चिंता मत करो, ये कैसे होगा आशीष भाई? वो डिप्टी सीएम है, क्यों नहीं करेगा वो, ये मुझे बता दो। जुडिशरी क्या कर रही है भाई साहब, इसको भी तो सोचिए ना कभी। पहले जान करके मैंने पहली बार जो बात कही, जान करके आपकी अपनी बुद्धि में सवाल उठाया, लेकिन ये गंभीर सवाल है जो मैं आपको कह रहा हूं। पूरी की पूरी जुडिशरी टॉप टू बॉटम किस रास्ते पे जा रही है उसको तो देख लीजिए एक बार। क्या वो अपने को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं कि सरकारें हस्तक्षेप करें बीच में? क्या उनका टूल नहीं बन रहे हैं वो? ये सवाल मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूं। अभी दर्शकों मत छोड़िए, अभी आगे बढ़ते हैं। हम क्या बन रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सेकंड पार्ट आ गया। आप देख ही लिया, हम बता दिए न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये सब एक के थाली में खा रहे हैं। और पत्रकार सब जो कथित पत्रकार हैं वो सब जूठन के इंतजार में खड़े रहते हैं कि जब थाली खाली होगी तो जूठन चाट लेंगे। आगे बढ़िए, लाइए भैया हेडलाइन अगली लाइए। देखिए, ये कार्यकारी अध्यक्ष बने भाजपा के नितिन नवीन, पटना पहुंचे। पटना पहुंचे तो दिलीप मतलब ये पटना जाते थे तो इनके घर वाले भी इनको रिसीव करने नहीं आते थे। इनकी स्थिति यही थी। ऐसा थोड़ा पटना की पहली बार गए, पटने में रहते थे तो कोई रिसीव करने नहीं आता था। ऐसे ही कहते हैं कि भाजपा है भाई, भाजपा में मोदी है तो मुमकिन है वाला है मामला। ये बने तो गए तो अब वहां पर पूरा का पूरा इवेंट करना था। और इवेंट ये सब करना और जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार को निपटाना है 14 जनवरी के बाद। तो जो है 6 किलोमीटर लंबे रोड शो की व्यवस्था करनी थी। अब रोड शो, मोदी के रोड शो में तो 600 आदमी इकट्ठा नहीं होते। अब चुनावी नतीजे कुछ भी आए, मोदी के भी रोड शो की स्थिति हमने 10 बार दिखा दी है, 20 बार दिखा दी है कि वहां 600 आदमी मुश्किल है। तो यहाँ कैसे आएंगे? अब आगे बढ़िए, दिखाते हैं कैसे आएंगे। बढ़िया आगे भाई, चलिए लाइए खबर, लाइए फटाफट लाइए। देखिए कैसे आएंगे। स्वागत कार्यक्रम में एक अनोखी घटना देखने को मिली। एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को कार्यक्रम में बुलाया गया, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, उनके हाथों में भाजपा का झंडा थमा दिया गया। बच्चे देशभक्ति और वीर जवानों के गानों पर नाचते और गाते नजर आए। स्कूली ड्रेस में आई कार्ड लगाए हुए बच्चे नितिन नवीन के लिए नारेबाजी कर रहे थे। बच्चों के मुताबिक वे एग्जाम के बाद स्कूल के आदेश पर यहाँ आए हैं। उनका टीचर उन्हें नितिन नवीन के स्वागत के लिए लाया है। बच्चों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल कार्यक्रम में शामिल होना और स्वागत करना था। यह भागीदारी बच्चों की अपनी इच्छा से नहीं बल्कि स्कूल के आदेश पर थी। ये बताओ, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, ये जो है अंतरिक्ष में जाएंगे, ये डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, यही लोग हैं। ये क्या, ये भाजपा झंडा लहराएंगे और कुछ नहीं। बेसिकली बची खुची जो जनरेशन में जो है कुछ लोग, जो कुछ बच्चे हैं, बचा खुचा कुछ भारत का भविष्य, उसका भी नाश कर दो। भाजपा झंडा पकड़ा के घुमाओ उनको। स्कूल का बच्चा पढ़ना चाहिए। पहले जमाने में हमने देखा है, पहले तमाम लोग होते थे, ए बाबू, सड़क पर चलते हुए जिस बच्चे को नहीं जानते थे। स्कूल टाइम में मैं, हेमंत भाई, हम लोग के समय में यही देखा है कि कोई भी एक जिम्मेदार आदमी है और 2 बच्चों को देखा कि स्कूल टाइम है अभी 10 से 4 का, और वो रोड के किनारे कहीं घूमते दिख गया। वो न मोहल्ला जानता है, न उसके पिता को जानता है, न परिवार जानता। तभी, ओ बेटा, ओ बाबू, इधर आओ, स्कूल का टाइम है, कहाँ घूम रहे हो तुम? बच्चे से कोई लेना देना नहीं है भाई उसका, स्कूल का टाइम है, कहाँ घूम रहे हो? अगर कुछ बहाना ही बना दे, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल से बोल देंगे। आम आदमी इतना कंसर्न रहता था कि किसी का भी बच्चा है, ये घूम क्यों रहा है, स्कूल का टाइम तो स्कूल में होना चाहिए, पढ़ने के लिए होना चाहिए था ना। आज देखिए, देश के नेता स्कूल छोड़ के आओ बेटा, झंडा उठाओ, भविष्य तुम्हारा कुछ नहीं है, वो तो हम नाश कर ही चुके हैं। तुम अभी से अभ्यास कर लो झंडा उठाने का हमारा, क्योंकि भविष्य तो तुम्हारा नाश हम कर चुके हैं। देखिए विजुअल लाओ भाई, विजुअल लाओ। देखिए, थोड़ा ऑडियो भी खोल दो, अगर खोल सकते थोड़ा सा खोल दो। हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, तुरंत हटा दो, तुरंत हटा दो। म्यूजिक, 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 गाने चल रहे हैं, विजुअल साइड में चला दो। और हेमंत भाई से मैं पूछता हूं, हेमंत भाई, अभी भी भारत के भविष्य को लेकर के थोड़ी भी आशंका है आपको क्या, कि हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे? अगर कहीं थोड़ी बहुत आशंका है तो बताइए मुझे। मुझे कोई आशंका नहीं, हम विश्व गुरु भाई, नहीं, आपके विश्वास से मैं 100% सहमत हूं।
और अभी पिछली टर्म तक आप एक ऑब्जर्व किया होगा 24 तक कि उसमें केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे लाए जाते थे। हाँ, ठीक। हाँ, इस बार ये नया इनोवेशन है क्योंकि नए अध्यक्ष हैं, युवा हैं, 45 साल उम्र है, पूरे देश को नया रास्ता दिखाएंगे, क्रांति पथ पर लेके जाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे एग्जाम के बाद लाए जा रहे हैं स्कूल की वर्दी के अंदर। ये नया है, इसको नया मानिए आप। अभी तक आप क्या था कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, मेरे जैसे आप जैसे अपना पेट काट करके अपने बच्चों को शहरी लोग अपने प्राइवेट स्कूलों में भेजते थे कि भाई उनका थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई का कुछ लेवल, सरकारी में तो जो होना है वो होना है, वो तो सरकार ने इंश्योर किया है कि वहां पे कुछ ना हो सरकारी में। सरकारी तो अब इसी काम के रह गए, उनके टीचर तो सफाई व्यवस्था दिखवाते हैं और जो सारा काम करते हैं। तो ये प्राइवेट स्कूल बच्चे थे, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी एग्जाम के बाद, आप सोचिए ड्यूरिंग एग्जाम एक पेपर आप देके आए, अगले दिन आपका फिर पेपर है, तो अगले दिन पेपर की चिंता नहीं है आपको, आपको किसी के स्वागत की चिंता है। तो ये भी नया भारत है। आप एक चीज बताइए मुझे, आप तो नितिन के स्वागत की बात कर रहे हो, मुझे पूरे हिंदुस्तान में आप प्रधानमंत्री की नॉन बायोलॉजिकल की बात मत क्या कीजिए, भाजपा के किसी, मैं आपको आज ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का जिम्मा किसका है आपको पता है? पंचायत सचिवों का, आजीविका दीदियों का, ये जितने गांव के अंदर पटवारी जो बेचारे नंबरदार, ये इस तरह के जो लोग कर्मचारी। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी का रोड शो था जब ये हाईवे शुरू किया, यूईआर का उद्घाटन। मुझे महकमों की लिस्ट में दिखा सकता हूं आपको कि कौन कौन सा महकमा कितने लोग लेकर के आएगा, प्रधानमंत्री जी रोड पे चलेंगे उद्घाटन करके। महकमों की लिस्ट थी कि फला फला डिपार्टमेंट इतने इतने लोग लाएगा, प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाएंगे, भाषण नहीं देंगे वहां पे, केवल चल के दिखाएंगे, जो रोड फोटोशूट होता है ना रोड पे, उसकी चीज आप बात कर रहे हैं। किसी शपथ ग्रहण समारोह में जहां भाजपा की सरकार बनती है, कैसे लोग आते हैं पता है आपको? सरकारी रोडवेज की बसें, ठीक, भाजपा की तरफ से उनका खाना पीना सारा सब कुछ वो सरकार के खाते से जाता है या किससे, वो आप जानते हैं। पहले प्रधानमंत्री के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए होता था, अब कंसर्न स्टेट्स के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए होने लगा है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्राउंड पे पॉपुलर परसेप्शन जीरो है, आप डेटा मैनिपुलेशन से चुनाव जीतते हैं। आपने अभी अभी सारी बात छोड़ दीजिए, अभी अभी ताजा नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण देखा था, प्रधानमंत्री भी थे वहां पे, कोई एक नारा लगता देखा आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद का कहीं भी? इसका मतलब क्या है कि कोई जोश नहीं है। कौन सा मैंडेट है वो मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल मैंडेट है जो नीतीश कुमार और बीजेपी ने वहां लिया है, और वही बाकी स्टेट्स में यह हाल है। इसलिए लोगों से कंसर्न की जरूरत नहीं है, भीड़ जुटाई जाती है, भीड़ बुलाई नहीं जाती। इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आपको। और ये जो आपने दिखाई तो स्कूल के बच्चे हैं, अभी तो किस दिन यूनिवर्सिटी को देखिए आप, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां इनकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार है और वो संघ का कार्यालय नहीं बनी हुई? आरएसएस का कार्यक्रम होगा, वहां होगा, वाइस चांसलर रिसीव करेगा। कई वाइस चांसलर 2-2 3 टर्म पता है किस बात पे लेके चले गए? मैं जानता हूं पर्सनली कि वो आरएसएस वालों को शाल उड़ाते हैं महंगे और उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देता जाता है। कभी विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, कभी बजरंग दल का कार्यक्रम, एक स्टेप पीछे की बात है। आरएसएस वाले सॉल नहीं उड़ाते सिर्फ, अरे वो नमस्ते सदा वसले करते हैं, वो गुरुदक्षिणा कार्यक्रम करते हैं, वो सब करते हैं। मैं नाम बता दूंगा, मैं तो कंट्रोल नहीं होता, मैं ऐसे ऐसे जानता हूं। एक था बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था। उस प्रोफेसर का मुझे 2014-15 शायद सन नहीं याद हो, एग्जैक्ट पता याद है क्योंकि मैंने ही खबर चलाई थी। महाराजगंज में, एग्जाम्पल बता रहा हूं बस, खाली 30 सेकंड लूंगा। नेपाल बॉर्डर है, यूपी नेपाल का बॉर्डर है, महाराजगंज जिला पूरा लंबा बॉर्डर है, तो महाराजगंज जो जिला है वो भी बिल्कुल बॉर्डर पे। महाराजगंज में एक आतंकी पकड़ा गया, उस रास्ते से, नेपाल के रास्ते भारत में घुसते हुए। जिला अदालत में उसकी पेशी हुई। जिला अदालत में पेशी में उसने बयान दिया, बयान में उस बीएचयू के प्रोफेसर का नाम लिया, बीएचयू के उस प्रोफेसर का नाम लिया। विशेष जाति विशेष के हैं वो, जिन पर बहुत और भी खास मेहरबानी है वहां, तो उसका नाम लिया। ये मेरे पास जानकारी है तो हमने खबर चलाई क्योंकि कोर्ट से पूरा डिटेल आया। अब वो उथल पुथल मचाने लगा कि ये कैसे है, कहाँ है, करते करते मेरे एक मित्र के जरिए फोन करवाया। तो हम कहे भाई फोन ऑन करने से तो हमारे यहाँ कुछ व्यवस्था है नहीं, ये वाला सिस्टम ही नहीं है। फिर अपना उछल कूद कर लिया। जो व्यक्ति उस आतंकी ने बताया कि विदेशों के सेमिनार में मैं किससे मिला, उसने कहा कि हम उन्हीं से मिलने जा रहे थे। भाई जब उस अपना
बचाव के लिए, कहा हम विदेश में मिले हैं, तमाम चीजें रख दी उसने। वो आदमी आगे चल करके बिहार के 2 विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना, और फिर उत्तर प्रदेश के उस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जान बसती है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, सब कुछ बता दिया अब इसमें। उस विश्वविद्यालय का सोचिए, 3 विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहा, 2 बिहार का, यूपी। ऐसी दुर्दांत प्रतिभाएं हर प्रदेश के अंदर बहुतायत में पैदा कर दी गई है। आप इस पे सरप्राइज मत हो, इस पे सरप्राइज मत हो, इस पे केवल चिंता करें कि 12वीं पीढ़ी का क्या होगा। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक्सटेंशन काउंटर नहीं है इनके अनुषंगिक संगठनों का। एबीवीपी का कार्यक्रम वहां होगा, आरएसएस का कार्यक्रम वहां होगा, जो ये अपने बाकी जितने इनके अनुषंगिक संगठन है सबका कार्यक्रम वहां होगा। उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा वेन्यू का। सारे यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, मुझे एक अधिकारी ने ये बताया, मैंने कहा यार कहां बिजी हो, कहता कि आरएसएस वालों का फंक्शन है वहां जा रहा हूं। तुम्हारा क्या मतलब आरएसएस का फंक्शन? बोला ड्यूटी लगाई जाती, कर लीजिए क्या करेंगे। तो आप समझिए, भीड़ जुटाने से लेकर के, वेन्यू देने से लेकर के, उन लोगों को भर्ती करने से लेकर के, और उन लोगों को इस देश के भविष्य को तबाह करने का सारा दायित्व तो अकेली आरएसएस उठा रही है, और आप उसको फिर भी उनके खिलाफ हो। अब आपका क्या करोगे बताइए? बच्चों को, प्राइवेट स्कूल वालों बच्चों को बुला लिया आपको तो परेशानी है, सरकारी वालों को बुला ले तो परेशानी है, यूनिवर्सिटी वालों को बुला ले तो परेशानी है। अपनी भीड़ आ नहीं रही, इनको वो बुलाए ना, तो वो क्या करे बताइए? आप बता दीजिए। चाहिए खुद की भीड़ तो आ नहीं रही, सबसे स्कूल तो बाहर वालों को बुला लेते हैं मैनेज करके। चिट्ठियां दिखाई मैंने, आपने तो कितने राज्यों की चिट्ठियां दिखा चुके हैं हम, कितने शो कर चुके हैं कि मोदी के कार्यक्रम में ये चिट्ठी गई है। हर एक, हिमाचल का याद होगा आपको, बाकायदा यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स दी थी हमने। तो और क्या बच गया? प्राइवेट स्कूल के बच्चे बुलाएंगे जाएंगे। जो व्यक्ति वहां मंत्री था, जिसको भरी विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार धमकाया करते, बैठ जाओ, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी के साथ हमारे ये संबंध थे, तो उसका स्वागत करने कौन आएगा? वहां स्कूल के बच्चे ही आएंगे। और आपके लग रहा है नीतीश कुमार आएंगे? वो तो मुक्का खींचने में बिजी। तो आप देखिए कौन किसकी शिकायत कर रहा है, किसको कर रहा है, क्या कर रहा है। आप सोचिए ये देश का हो क्या रहा है। आपने शिकायत की जज पे टिप्पणी करने वाले की, किसको? जो बुर्का खींच रहा था। बताओ अब आप, दोनों का न्याय नहीं हो जाएगा? तो ये नया भारत है प्रभु, रहम कीजिए। सर ये सब का लेकिन तो हम ये जो कुलपति का आपने मतलब इन सब का कर दिया ना, वाइस चांसलर वगैरह की चर्चा, एक दिन तो सोच रहा है कि नाम के साथ सबका बहुतों मेरे पास कुंडली पड़ी है, बहुतों ये सब के सब। जो व्यक्ति प्रोफेसर का एलिजिबल नहीं है, जो व्यक्ति प्रोफेसर का एलिजिबल नहीं है, हाई कोर्ट के अंदर उसका केस पिटीशन पेंडिंग है, वो 10 साल से वाइस चांसलर है। ऐसे ही सब हैं। और वाइस चांसलर बनाने के कितने विंडोज हैं, आपको मैं ऑन कैमरा बंद करना पड़ेगा मुझे कार्यक्रम में, तो मैं बोल ही दूंगा कहां कहां विंडो है, कौन से राज्यपाल का बेटा कहां बैठा हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम सब्जेक्ट। अरे भाई मतलब एक से एक की गजब। खैर इजाजत दीजिए हमें, ये नए अध्यक्ष आए हैं, अभी हेमंत जी ने कहा 45 साल के हैं, युवा हैं, तो जब 60 साल वाले आए, 60 साल 55-60 साल वाले, तो 25-30 साल वालों भविष्य खाए। नौजवान रोजगार नहीं पा रहा था। अब थोड़ा और मतलब क्या कहते हैं कि और थोड़ा शुरुआत से ही प्रिपरेशन करना है और नीचे से। तो 45 साल वाला आया, कैच देम यंग। हाँ कैच देम यंग, एकदम सही। तो 45 साल वाला आया है, तो अब 14-15 साल से तैयारी शुरू। अब सीधा हम स्कूल से टैलेंट उठा लेंगे बच्चे, क्योंकि पटना पहुंचकर उन्होंने कहा था ना कि मोदी जी का सपना है कि 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊं। तो जितना प्राइवेट स्कूल वाले हैं पटना में, अपने अपने बच्चों को संभाल लो, क्योंकि वो टैलेंट हंट वहीं से हमको लग रहा है शुरू होगा अभी प्राइवेट स्कूल से। खैर इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।